हाँ। चलो, ध्यान से सुनो। हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, और टूल्स में हमने पहला टूल एंजाइम डिस्कस कर लिया था। एंजाइम में पहला एंजाइम डिस्कस किया था, ठीक है? कौन सा? एक मिनट, सारे सॉरी, अभी एंजाइम पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ? अभी तो केवल क्लीविंग एंजाइम ही पढ़ा है ना। ठीक है, बना लिया सबने? नहीं लिखा है? रुक जाओ रुक जाओ, अभी रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको रहने दो। मैं कहूँ कि एंजाइम हो चुका है। चलो, तो एंजाइम की ही बात करते हैं अभी फिर से, अभी इस पे आते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो हमने पहला एंजाइम डिस्कस किया था, कौन सा? लाइजिंग एंजाइम। ठीक है, लाइजिंग एंजाइम क्यों यूज कर रहे थे? ताकि हम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के डीएनए को आइसोलेट कर सकें। दूसरा एंजाइम होने की यूज किया, कौन सा? क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम क्यों यूज करना था? ताकि हम न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ सकें। ठीक है, अब क्लीविंग एंजाइम में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात समझ गए? अब एंजाइम में हम दो एंजाइम पढ़ चुके हैं, तीसरे एंजाइम की बात हमको करनी है। जल्दी से हेडिंग कर लोगे, थर्ड, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, थर्ड एंजाइम है ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम।
ज्वाइनिंग एंजाइम। ठीक है, चलो बेटा, अब ज्वाइनिंग एंजाइम क्या है ध्यान सुनना। हमने, ठीक है, सेल से डिजायर्ड डीएनए निकाला, हमने सेल से, ठीक है, वेक्टर डीएनए निकाला, ठीक है, एक दूसरे सेल से, दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और फिर उसके बाद अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। और दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वही ज्वाइनिंग एंजाइम कहलाता है। अब ये जो ज्वाइनिंग एंजाइम होता है ये दो डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। ठीक है, तो जैसे क्लीविंग एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता था, ठीक है, वैसे ही ज्वाइनिंग एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल को आपस में लाइगेट करने के लिए, जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम ही क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग एंजाइम। तो लिखेंगे इसमें, और लाइगेशन ऑफ, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, फॉर लाइगेशन ऑफ, फॉर लाइगेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर लाइगेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, फॉर लाइगेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स by the formation of, by the formation of phosphodiester bond, by the formation of phosphodiester bond, phosphodiester bond। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, और ब्रैकेट में लिखोगे इसको मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि विच वर द फॉलोइंग एंजाइम नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन, या फिर मॉलिक्यूलर नाइफ कहा जाए तो भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, सीजर को या नाइफ को, दोनों एक ही बात है। और अगर मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाएगा तो डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ने वाला एंजाइम देख लिया, हमने डीएनए को कट करने वाला एंजाइम देख लिया, हमने दो डीएनए को लाइगेट यानी जोड़ने वाले एंजाइम की बात कर ली। ठीक है, अब फोर्थ एंजाइम हो जाएगा पॉलीमराइजिंग या फिर सिंथेसाइजिंग एंजाइम। हेडिंग करोगे पॉलीमराइजिंग और सिंथेसाइजिंग एंजाइम, पॉलीमराइजिंग और सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ठीक है, पॉलीमराइजिंग और सिंथेसाइजिंग एंजाइम। चलो बेटा, अब पॉलीमराइजिंग या सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीमराइजिंग एंजाइम यानी पॉलीमराइजेशन करना। और यहां पे हमको पॉलीमराइजेशन करना है मेनली डीएनए का। कई बार हमको डीएनए को खुद से बनाना पड़ता है, सिंथेसाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए हमको पॉलीमराइजिंग या सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों पड़ रहा है, ठीक है, क्यों हमको डीएनए खुद से सिंथेसाइज करना पड़ेगा, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां पे हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास में हमारा डिजायर डीएनए है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम क्या करें कि सेल को लाइज करें और वहां से अपना डिजायर डीएनए बाहर निकाल लें। तो अगर हमने डिजायर डीएनए बाहर निकाल लिया तो अब सीधे हम इसको वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, उसको होस्ट सेल में भेज देंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल बन जाएगा, उसको हम एक्सप्रेस करा के उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन कई बार हम सेल से डिजायर्ड डीएनए नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम डिजायर्ड डीएनए को सेल से आइसोलेट कर लें। अब इस केस में हम डिजायर्ड डीएनए कैसे लेंगे, क्योंकि अगर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो डिजायर्ड डीएनए चाहिए। अब डिजायर्ड डीएनए हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बेटा कि हम सेल से डीएनए ना निकाल के उस डीएनए का एमआरएनए बाहर निकाल लें। अगर हम डीएनए का एमआरएनए बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करेंगे और इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेंगे। और फिर एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
उससे हम इस कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये हमारा डिजायर्ड डीएनए हो गया। तो हम अगर डीएनए नहीं निकाल पाते हैं तो हम एमआरएनए निकाल लें और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हम इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लें। और ये डीएनए भी तो वैसा ही होगा जैसा ये डीएनए था। अब इसको वेक्टर के साथ जोड़ लें और वेक्टर के साथ जोड़ के हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें और अपना काम कर लें, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम सेल से या तो डायरेक्ट डीएनए निकाल सकते हैं, अगर डीएनए नहीं मिलता है तो हम उसका एमआरएनए भी निकाल सकते हैं, उससे डीएनए बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आगे आएगा, कैसे बनाते हैं डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमने डीएनए को सिंथेसाइज कराया कि नहीं कराया, एमआरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज कराया, इसलिए एंजाइम कौन सा चाहिए, पॉलीमराइजिंग या फिर सिंथेसाइजिंग एंजाइम। और इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो लिखेंगे यही फॉर फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें फर्स्ट हो जाएगा ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब याद करो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पूरा नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि वो एंजाइम जो आरएनए से बनाएगा डीएनए, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, लिख लो। ठीक है, दूसरा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। याद करो प्रोकैरियोट में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें से फर्स्ट का यूज यहां किया जाता है, सेकंड और थर्ड का यूज बायोटेक में नहीं करते हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी वो क्या बनाता है, डीएनए से डीएनए बनाता है, तो वो डीएनए से डीएनए बना देगा। ठीक है, तो हमने अभी बस एंजाइम पढ़ा, इसका यूज कैसे करना है आगे पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि यूज कैसे करेंगे, हम कैसे आरएनए से डीएनए बनाएंगे, पूरा प्रोसेस आगे आएगा। ठीक है, तो हम पॉलीमराइजिंग या सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ एक और लास्ट एंजाइम हम लिखेंगे और वो होगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो बेटा, एंजाइम तो बहुत सारे हैं जो बायोटेक में यूज होते हैं, सब हमको नहीं पढ़ना। हमको बस उन बेसिक एंजाइम की बात करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम हैं। तो अब तक हमको जो मेन एंजाइम चाहिए तो हमने पढ़ लिए। ये भी एक एक्स्ट्रा एंजाइम है जिसका बहुत ज्यादा यूज हमको नहीं डिस्कस करना है, बस एक एक्स्ट्रा हमको इसका फंक्शन याद रख लेना है। ठीक है, तो हेडिंग कर लो एल्कलाइन फॉस्फेटेज और इसमें लिखो पहले फिर बताते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट 5 प्राइम फॉस्फेट from from terminal end of DNA, terminal end of DNA। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, अगर किसी डीएनए के एंड्स पे, अब देखो दोनों जो टर्मिनल एंड्स होंगे वहां 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पे 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, एक पे 3 प्राइम OH होगा। अगर मैं कभी चाहता हूं कि मैं 5 प्राइम फॉस्फेट को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो 5 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव करने का हमारे पास में एक तरीका है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज करके, ठीक है, किसी भी डीएनए के एंड से 5 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरत क्यों पड़ेगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है बेटा, और मैं चाहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, ये सर्कुलर से क्या हो जाए, लीनियर हो जाए। और सर्कुलर से लीनियर अगर मुझे करना है तो मैं इस पे सबसे पहले यूज करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करेगा,
जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट करेगा तो ये डीएनए ऐसा हो जाएगा, देखना। अब चलो, जब आप कट करोगे बेटा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो इसके एक स्ट्रैंड पे, ठीक है, इधर 5 प्राइम फॉस्फेट आएगा, ठीक है, और अगर इस पे इधर 5 प्राइम फॉस्फेट, इधर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम ओएच। तो यहां पे मैं सीधे OH लिख रहा हूं, OH का मतलब 3 प्राइम ही होगा, 3 प्राइम OH हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, अगर इधर OH है, ठीक है, इधर फॉस्फेट, तो अब इस पे क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, इस पे क्या हो जाएगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो फिर से 3 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, और फिर से OH और फॉस्फेट जुड़ सकता है, तो फिर से ये रीसर्कुलराइज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये हमेशा लीनियर रहे, ये कभी सर्कुलर ना हो। अब अगर मैं ये चाहता हूं, तो मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं फॉस्फेट हटा दूं। अगर मैं फॉस्फेट हटा दूंगा, तो इनके बीच में कभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, और जब बन नहीं पाएगा तो ये कभी रिसर्कुलर नहीं हो पाएंगे। इसलिए, ठीक है, हमको यहां पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करेंगे, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज टर्मिनल फॉस्फेट को हटाने का काम करता है। जैसे ही हम यूज करेंगे, अब यहां से फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। जब ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, तो अब ये डीएनए, ठीक है, कभी भी आपस में, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के फिर से सर्कुलर नहीं हो पाएगा। तो OH तो यहां पे रहा, बट फॉस्फेट यहां से रिमूव हो चुका है, अब इसका रिसर्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी सर्कुलर डीएनए के, ठीक है, फॉस्फेट को हटा के रिसर्कुलराइजेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प कौन करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ये बना लो। हो गया। AP का मतलब याद रखना है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये तो बाद में जब रिवाइज करो तो याद ही ना आए ये AP क्या लिख दिया था। हो गया। अब चलो देखो, अब हमारा कंप्लीट हो गया एंजाइम, ठीक है। तो हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, शुरू से। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि ये कहानी के तरीके से सारी चीजें याद रहे आपको, बायोटेक ये पार्ट। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया टूल्स, टूल्स में पहला एंजाइम डिस्कस किया। एंजाइम में पहले बात की लाइजिंग एंजाइम। अब बताओ, अगर बैक्टीरिया है तो लाइजिंग एंजाइम लाइसोजाइम, अगर फंजाई है तो काइटिनेज, अगर प्लांट है तो सेलुलेज और पेक्टिनेज, और अगर एनिमल है तो लाइपेज और प्रोटीएज, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं। तोड़ने का तरीका हाइड्रोलिसिस, तोड़ने का तरीका हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर को ऐड करके वहां पे तोड़ा जाएगा, ठीक है। जितने भी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं उनको एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस दो टाइप के, डीएनएज और डीएनए को तोड़ने वाला, आरएनए को तोड़ने वाला। तोड़ने का तरीका दो टाइप का, एक्सोन्यूक्लियस और, अगर एक्सटर्नल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है तो, इंटरनल तोड़ता है तो एंडोन्यूक्लियस। एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एक स्पेशल टाइप का एंडोन्यूक्लियस है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर या फिर मॉलिक्यूलर नाइफ कहते हैं,
ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है, सिंगल स्ट्रैंड को कट, आरएनए को कट, दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट करता है। बात समझ गए, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। और इसका मेन काम क्या है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस के डीएनए को कट करके वायरस के ग्रोथ को बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्ट करना। इसलिए केवल कहां पाया जाता है, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में पाया नहीं जाता है। ठीक है, फिर हमने बात किया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेशल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। वो कितने बेस पेयर के होते हैं, 4 के, 6 के, 8 के। कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक होते हैं। ठीक है, अगर, और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग होता है। इको R1 का सीक्वेंस क्या है, GAATTC। ठीक है, तो अगर किसी डीएनए पे GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 उसको कट करेगा, अगर नहीं होगा तो उसको कट नहीं करेगा। ये बात हमने बात की थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर मेथाइलेशन हो जाता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट नहीं कर पाएगा। तो ई कोलाई में एक मेथाइलेज भी पाया गया था और रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस भी पाया गया था। ठीक है, तो मेथाइलेज क्या करता है, बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है मेथाइल ग्रुप ऐड करके। ठीक है, फिर हमने कहा कि फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस इन सेकेंड। ठीक है, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर का। कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर का। अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है 900। कितने बैक्टीरिया से, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। कितने से, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। बात समझ गए। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक जो ऑब्लिक कट करता है और एक जो स्ट्रेट कट करता है। स्ट्रेट कट होगा तो कैसा बनेगा, ब्लंट एंड। ऑब्लिक कट होगा तो कैसा बनेगा, स्टिकी एंड। हमको कौन सा एंजाइम चाहिए, स्टिकी एंड बनाने वाला, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, इको R1। क्या हो गया, इको R1 डीएनए को G और A के बीच में कट करता है। 5 प्राइम से देखा जाए तो कहां कट करता है, G और A के बीच में कट करता है। ठीक है, यहां तक की बात कर ली थी। फिर हमने बात किया ज्वाइनिंग एंजाइम, फिर बात किया पॉलीमराइजिंग एंजाइम, फिर बात किया एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एंजाइम कंप्लीट हो गया, तो एंजाइम तैयार हो गया। ठीक है, अब हम अपने दूसरे, ठीक है, एग्जाम टूल्स पे आते हैं और दूसरा टूल है वेक्टर डीएनए या फिर वेहिकल डीएनए। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा मेरी बात। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर डीएनए क्या है, ठीक है, तो अक्सर जब वेक्टर डीएनए पूछा जाता है तो लोग कहते हैं प्लाज्मिड। अक्सर पूछा जाता है कि वेक्टर डीएनए क्या है तो स्टूडेंट बोलते हैं प्लाज्मिड। नहीं, प्लाज्मिड उसका एक एग्जांपल है बेटा। ठीक है, आपसे अगर कभी बोर्ड में एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज वेक्टर डीएनए, तो आप पहले पूरा डेफिनेशन दोगे वेक्टर डीएनए की, उनकी प्रॉपर्टी बताओगे और फिर लास्ट में कहोगे सर फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड एज ए वेक्टर डीएनए। तो वो डेफिनेशन है क्या, इसको हम अभी सीखेंगे, वो सारी प्रॉपर्टी देखेंगे उसकी, और फिर वो सारे एग्जांपल, यानी प्लाज्मिड के अलावा भी वेक्टर क्या हो सकता है, वो सारे एग्जांपल हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपके टेस्ट में वेक्टर तक आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर तक आपके टेस्ट में आ रहा है, यानी जहां पे वेक्टर हम कंप्लीट करके तीसरा, ठीक है, टूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहीं तक बस आ रहा है, वेक्टर तक हमारा टेस्ट में दे रखा है मैंने। अब ध्यान सुनना बेटा, वेक्टर डीएनए क्या है। तो हमने कहा कि वेक्टर डीएनए क्या होता है, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस होते हैं। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस का मतलब कि वो डीएनए जो अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सके। ठीक है, यानी पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई डीएनए अपना रेप्लिकेशन खुद से नहीं करा सकता है तो वेक्टर नहीं है। कोई भी डीएनए वेक्टर डीएनए तब कहलाएगा जब वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करेगा। और आपने रेप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ा कि किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए चाहिए ओराई। क्या चाहिए, अगर किसी डीएनए के पास में ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो डीएनए अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। यानी अगर किसी डीएनए को हम वेक्टर कह रहे हैं तो उसकी पहली ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए ओराई। अगर किसी डीएनए में ओराई नहीं है तो वो वेक्टर डीएनए नहीं कहलाएगा। बात समझ गए। तो हमने कहा कि वेक्टर डीएनए क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस होता है जो हमारे डिजायर डीएनए को अपने साथ जोड़ता है और हमारे डिजायर डीएनए को टेस्ट ट्यूब से होस्ट सेल तक लेके जाने का काम करता है और वहां ले जाके अपने रेप्लिकेशन के साथ साथ हमारे डिजायर्ड डीएनए का भी रेप्लिकेशन कराता है और हमारे डिजायर्ड डीएनए के कॉपी नंबर को यहां पे इंक्रीज करने का काम करता है। तो हमने लिखा कि विच यूज टू कैरी डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू होस्ट सेल, जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को टेस्ट ट्यूब से होस्ट सेल तक ले जाने का काम करता है। ऐसा कोई भी डीएनए जिसके पास में ये प्रॉपर्टी हो, ऐसे किसी भी डीएनए को वेक्टर डीएनए कह सकते हैं। यानी वो कोई भी डीएनए जिसके पास में ओराई हो,
जिसके साथ हम अपना डिजायर्ड डीएनए जब जोड़ दें, ठीक है, और वो हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाए, वहां अपने रेप्लिकेशन के साथ साथ डिजायर्ड डीएनए को भी रेप्लिकेट करवाए, उसकी भी कॉपी नंबर को इंक्रीज करवाए, ऐसे किसी भी डीएनए को वेक्टर डीएनए कहा जा सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। एनसीईआरटी में कहा गया कि अगर इस डिजायर्ड डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ ना जोड़ें, ठीक है, और हम डायरेक्टली इसको होस्ट सेल में भेजते हैं, इस होस्ट सेल को कहते हैं, ठीक है, रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में लैंग्वेज दिया गया रेसिपिएंट सेल, कि अगर कोई डीएनए डायरेक्टली रेसिपिएंट सेल में आता है तो क्या क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, फेट क्या होगा, ठीक है, इसका भविष्य क्या होगा। सुनना बेटा, हमारे हर डीएनए में ओराई नहीं होता है, तो हमारे डिजायर डीएनए में ओराई है नहीं। अब बिना ओराई के मैं विदाउट वेक्टर सीधे अगर इसको इसमें भेज देता, ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसके पास में ओराई नहीं है, तो ये हो सकता है कि वहां रेप्लिकेट ही ना करे और वैसे ही पड़ा रहे, और ये भी हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उस सेल के द्वारा। बात समझ गए। दूसरा या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डीएनए आए और आके इस सेल का, इसका खुद का जो जीनोम होगा, इसका अपना भी तो डीएनए होगा, उसके पास तो ओराई होगा, ये डीएनए आके उसके जीनोम, उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाए, जुड़ जाए। अगर ये आके इसके डीएनए के साथ जुड़ गया, तब तो जब इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा। लेकिन इस डीएनए के आके इसके जीनोम के साथ जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये डीएनए आके यहां पे अपना रेप्लिकेशन करे, तो मैं उसके जीनोम के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, भरोसे ना बैठ के मैं पहले ही क्या करूं, एक ऐसा डीएनए ले लूं जिसके पास में ओराई हो, उसके साथ अपने डीएनए को जोड़ दूं और फिर इसको यहां भेजूं, तो जब ये यहां रेप्लिकेट करेगा अपने ओराई से, तो हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है, हमको किसी दूसरे के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही काम वेक्टर करता है। तो वेक्टर हमारे डिजायर्ड डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए ओराई प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई। तो वेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारा डिजायर्ड डीएनए यहां जाके रेप्लिकेट कर सके। अब सुनना बेटा थोड़ी सी एक बात, वेक्टर डीएनए दो टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर। हायर क्लासेस में आपको दो टाइप के वेक्टर पढ़ाए जाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। लेकिन हमारे लेवल पे, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है, हमको बस क्लोनिंग वेक्टर की जानकारी दी गई है, ठीक है, और एक्सप्रेशन वेक्टर का भी काम क्लोनिंग वेक्टर से ही समझाया गया है। यानी हमारा फोकस किस पे होगा, केवल क्लोनिंग वेक्टर पे। बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्रेशन और क्लोनिंग में आपको डिफरेंस बताता हूं, बट एक्सप्रेशन हमको पढ़ना नहीं है, यहां लिख के बस छोड़ देंगे। हमारा मेन फोकस किस पे होगा, क्लोनिंग वेक्टर पे। अब सुनना, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर हमारे डीएनए को अपने साथ जोड़े, यहां ले जाके उसका रेप्लिकेशन करवाए और हमारे डीएनए की कई कॉपी बनवा दे, ऐसा ही कई डीएनए बनवा दे, यानी हमारा डीएनए क्लोन हो गया कि नहीं हो गया, हमारे डीएनए का क्लोन बन रहा है, ऐसे डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लोनिंग तब होगा ना बेटा जब रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, ओराई। तो हम जब क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर में हमारा मेन फोकस उसके ओराई पे होता है। वेक्टर का ओराई जितना अच्छा होगा, जितना बेटर क्वालिटी का होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन उतना आसान होगा, और रेप्लिकेशन जितनी आसानी से होगा, ठीक है, हमारे डीएनए का क्लोन भी उतना ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जिनमें ओराई एक अच्छी क्वालिटी का होता है, जिस पे हमारा फोकस किस पे होता है, ओराई के ऊपर होता है। एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान सुनना। कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो डिजायर डीएनए है, ये इस सेल में जाके ना केवल अपना नंबर बढ़ाए, जबकि वहां पे अपना एक्सप्रेशन भी करे। अब किसी भी डीएनए को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होना और ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन प्रोडक्ट बनना। तो बताओ, रेप्लिकेशन के लिए ओराई जरूरी होता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर। तो अगर इसके साथ एक अच्छा प्रमोटर जुड़ जाए, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होगा, और ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होगा तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। तो एक्सप्रेशन वेक्टर वो होते हैं जिनमें ओराई तो होता है, क्योंकि वेक्टर है तो ओराई तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रमोटर भी होता है, और एक अच्छे क्वालिटी का प्रमोटर होता है, जिससे यहां पे इसका एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी से होता है और हमारा प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में बन पाता है।
बात समझ गए? तो जब हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं तो हमारा फोकस ओराई के साथ साथ प्रमोटर पे भी होता है, और वहां एक अच्छे क्वालिटी का प्रमोटर होता है। बट हमारे सिलेबस में एक्सप्रेशन की भी बात क्लोनिंग से ही समझाई गई है। ठीक है, तो हमको क्लोनिंग वेक्टर से ही क्लोन भी करवाना है और प्रोटीन भी इसी में हमको प्रमोटर भी मान लेना है। बात समझ गए? हमको प्रोटीन भी इसी से बनवाना है, हमको अलग से नहीं बताया गया। लेकिन जब आप हायर क्लास में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पे एक्सप्रेशन वेक्टर अलग समझाया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर अलग समझाया जाता है। ठीक है, तो अभी तो हमको बस क्लोनिंग वेक्टर की बात करनी है भैया। क्लोनिंग वेक्टर में ओराई होगा, ये हमारे डीएनए को क्लोन करवाएगा और यहीं से एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। बात समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो इतना और हेडिंग कर लो। तो अभी एक्सप्रेशन वेक्टर भूल जाना है। ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग में कन्फ्यूजन, यहां तो प्रोटीन बनाने के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, उसको भूल जाना है। अब एक ही वेक्टर समझो, आपने क्या पढ़ा? क्लोनिंग वेक्टर। किसमें? इसमें प्रोमोटर की बात हम नहीं करते हैं, जब मेनली क्लोनिंग किसे कह रहा हूं भूल जाओ। यही कंफ्यूजन हो रहा है ना? नहीं याद करना है अभी, आपको क्लोनिंग वेक्टर से ही एक्सप्रेस भी कराना है और क्लोन भी कराना है। व्हीकल डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमस, खुद से, जिसका रेप्लिकेशन किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। देखो, आपने एक डिजीज में वेक्टर पढ़ा होगा जो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं, तो वहां हम बस केवल वेक्टर कहते हैं। यहां पे हम वेक्टर डीएनए बोल रहे हैं। यानी यहां पे जो वेक्टर है वो क्या है? डीएनए की बात हो रही है, हम डीएनए को वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वो पैथोजन को स्प्रेड करने वाले वेक्टर्स हैं, वो ठीक है इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। ठीक है, और यहां पे हम डीएनए को कह रहे हैं, ये यहां पे इन दोनों में, दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो अपने हेडिंग कर लिया फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के पास में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी बात करने जा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये सारे पॉइंट होंगे इसमें, मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा? एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन।
that means have ori, that means have ori within bracket origin of replication, origin of replication, that means have ori origin of replication bracket। ठीक, सुनना, हमने कहा कि क्लोनिंग वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी है कि उसके पास में खुद को रेप्लिकेट कराने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब मैं कई प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा बेटा। अगर कभी एग्जाम में मैं 4 प्रॉपर्टी से लिखवा रहा हूं और एग्जाम में चारों प्रॉपर्टी आ जाए और पूछा जाए कि एक क्लोनिंग वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी मेन है और उसमें से चूज करना हो, तो पहला यही चूज करोगे। ठीक है, पहला फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसी और की बात करेंगे। अगर मान लो किसी डीएनए में बाकी सारी प्रॉपर्टी है और यही नहीं है, तो वेक्टर होगा क्या? नहीं होगा। तो जब वो ओराई रखेगा उसके बाद ही हम बाकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो मेन प्रॉपर्टी ये हो गई। अब नोट करके लिखना है, इस पॉइंट के लिए नोट लिख रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओराई से रिलेटेड, तो नोट के फॉर्म में हम उस पॉइंट को लिखते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट के लिए ये नोट है बस। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेगा, उसके लिए नोट काम नहीं करेगा। ठीक है, लिखोगे ओराई कंट्रोलिंग, ओराई कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ desired DNA, copy number of desired DNA which linked with vector DNA, which linked with vector DNA। सुनना बेटा, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, ये जब डिजायर्ड डीएनए यहां जाएगा वेक्टर के साथ जुड़ के, ठीक है, तो इस डिजायर्ड डीएनए की इस सेल में कितनी कॉपी बनेगी, ये ओराई कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि हमारे डिजायर्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करेगा? ओराई। क्योंकि जितनी बार यहां रेप्लिकेशन करवाएगा ये, उतनी बार हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और हमारे डीएनए की उतनी ही कॉपी बनेगी। तो हमारे डिजायर्ड डीएनए की कितनी कॉपी यहां जनरेट होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ओराई, ओराई पर डिपेंड करेगा। बात समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल restriction site ब्रैकेट में लिखना, क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट को ही क्लोनिंग साइट कहते हैं। क्लोनिंग साइट ब्रैकेट क्लोज, फॉर वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉर वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। but various restriction endonuclease, only one but only one restriction site, only one restriction site for each restriction endonuclease, for each restriction endonuclease, for each restriction endonuclease, each restriction endonuclease। ठीक है, समझना बेटा इस बात को। मैंने कहा एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर वो होगा जिसपे वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे, क्लोनिंग साइट होंगे। ठीक है, लेकिन किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक ही होगा, एक से अधिक नहीं हो। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। तो पहले समझो कि रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है। जैसे मान लो यहां पे ये हमारा एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब यहां पे इको R1 का साइट है, इको R1 का साइट, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे GAATTC सीक्वेंस है। जब भी किसी वेक्टर पे ऐसे लाइन खींच के कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिख दिया जाए,
इसका मतलब यह होता है कि मैं जब इको R1 डालूंगा तो इको R1 यहां कट करेगा। बात समझे बेटा? इको R1 यहां कट करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि यहां पे इको R1 एंजाइम है, इसका मतलब यह है कि यहां पे इको R1 का रिकॉग्निशन साइट है। और रिकॉग्निशन साइट क्या है? GAA TTC। तो यहां पे GAA TTC सीक्वेंस है, तो जब भी मैं इको R1 डालूंगा यहां कट करेगा। तो इको R1 जहां कट करेगा वो रेस्ट्रिक्शन साइट हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मुझे अपने डीएनए को क्लोन कराना है बेटा, तो मैं इको R1 से कट करके अपने डीएनए को यहीं तो इंसर्ट करूंगा, यहीं जोड़ूंगा, तभी तो क्लोन होगा। और डीएनए जब यहां लगाओगे अपना डिजायर डीएनए, तभी क्लोन होगा, इसलिए इसको क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। तो हम डीएनए वेक्टर डीएनए को कट करके उसके बीच में डिजायर डीएनए लगाते हैं, तो जहां कट करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट हुआ, और वहीं पे डिजायर डीएनए लगा रहे हैं ताकि क्लोन हो, इसलिए उसको हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक अच्छा वेक्टर वो होगा जिसपे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रेस्ट्रिक्शन साइट हो। जैसे एक इको R1 का हो गया, यहां पे मान लो हिंड थर्ड का हो गया, हिंड थर्ड डालेंगे तो वो यहां कट करेगा। ठीक है, यहां पे मान लो बैम H1 का हो गया, बैम H1 एंजाइम डालेंगे यहां कट होगा। ठीक है, यहां पे मान लो सेल 1 का हो गया, सेल 1 डालेंगे यहां कट होगा। यहां पे PST1 का हो गया, PST1 डालेंगे यहां कट होगा। यहां पे PVU1 का है, PVU1 डालेंगे यहां कट होगा। तो आप देखो कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस है। ठीक है, हमने कहा हमारा वेक्टर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसपे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस हो। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है बेटा कि हम अपने इस वेक्टर को, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी सेल से डिजायर्ड डीएनए निकाल रहे हैं, तो उस डिजायर्ड डीएनए पे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस होगा ये हमारे हाथ में थोड़े है। हो सकता है कि हमने डिजायर्ड डीएनए लिया तो डिजायर्ड डीएनए पे इको R1 का सीक्वेंस है, बस हम इसको बस इको R1 से ही कट कर सकते हैं। अब याद करो हमने कहा था कि डिजायर्ड डीएनए को और वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होना होता है। अब मान लो इसको तो बस मैं इको R1 से कट कर सकता हूं, तो इसको तो मैं उसी वेक्टर के साथ जोड़ पाऊंगा ना जिसमें भी इको R1 का सीक्वेंस हो बेटा। अब बताओ क्या मैं इसको इसके साथ जोड़ पाऊंगा? तो इसमें भी इको R1 का सीक्वेंस है, इसमें भी इको R1 का सीक्वेंस है, इसको भी इको R1 से कट करूंगा, इसको भी इको R1 से कट करूंगा, तो यहां कट होगा और हमारा डिजायर्ड डीएनए यहां जुड़ जाएगा। अब सुनना, मेरे पास में ये डिजायर्ड डीएनए है, इसमें बैम H1 का सीक्वेंस है, इसको केवल बैम H1 से कट कर सकते हैं। क्या मैं इसको इसके साथ जोड़ सकता हूं? क्योंकि इसमें बैम H1 का सीक्वेंस है तो मैं जोड़ सकता हूं। ठीक है, अब सुनना, मेरे पास में इसमें हिंड थर्ड का सीक्वेंस है, क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? जोड़ सकता हूं, लेकिन मान लो मेरे पास इसमें PVU सेकंड का सीक्वेंस है, नहीं जोड़ पाऊंगा ना। तो मेरे वेक्टर में जितने डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट पाए जाएंगे, उतना ही मेरा वेक्टर वर्सेटाइल होगा, उतना ही मेरे वेक्टर को अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज कर सकते हैं। और जिसको आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो वो बेटर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जैसे आपके घर में, ठीक है, वो प्लायर होता है ना, एक होता है जो अलग अलग नट के लिए, ठीक है, नट बोल्ट के लिए अलग अलग आता है, और एक होता है जो मल्टीपल यूज वाला होता है, एक ही सेट सेट करो सब खुल जाते हैं। तो जो एक ही सेट करो सब खुल जाता है वही तो ज्यादा बेटर है। तो हमारा ये वैसा ही वेक्टर हो गया। तो हमने कहा वेक्टर ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसी में दूसरी लाइन हमने लिखी, मैंने कहा किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक से अधिक साइट नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमारे पास में एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर पे यहां पे इको R1 का सीक्वेंस है, यानी इको R1 डालेंगे तो यहां कट होगा, और यहां पे भी है इको R1 डालेंगे तो यहां पे भी कट होगा। हमने कहा हमारा वेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों? समझते बेटा, अगर मैं इस पे इको R1 डालता हूं, इको R1 डालता हूं, तो इको R1 यहां भी कट करेगा यहां भी कट करेगा, और जब दोनों जगह पे कट करेगा तो ये वेक्टर ऐसा कट होगा ना, देखना बेटा, ऐसा कट हो जाएगा, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, देखना, ये हमारा वेक्टर है, यहां पे भी इको R1 का सीक्वेंस है, यहां पे भी। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर वेक्टर है, इसमें मैंने इको R1 डाला, यहां भी कट हुआ यहां भी कट हुआ, दो फ्रेगमेंट टूट गया। अब ये फ्रेगमेंट जाके टेस्ट ट्यूब में इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा। अब क्या दोनों आपस में जुड़ पाएंगे? जुड़ ही नहीं पाएंगे। हमको ऐसा कट नहीं करना है। यहां पे देखना, यहां पे एक ही इको R1 का सीक्वेंस है, अब यहां पे इको R1 डालूंगा तो ये कट होगा, निक क्रिएट होगा,
गैप क्रिएट होगा। अब इसके बीच में आसानी से हमारा डिजायर डीएनए आके फंस जाएगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो हमको अपने वेक्टर को ऐसा कट लगाना है, ऐसा कट नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन साइट हुए एक ही एंजाइम के, तो वो एंजाइम डालते ही वेक्टर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। बात समझ में आएगी बेटा? बना लो ये डायग्राम कि वेक्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया? ये है ECO R1, ये है BAM H1, ये है PVU1, ये है SAL हिंट थर्ड PST1। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फर्स्ट लेटर क्या बताता है? जीनस। और सेकंड और थर्ड लेटर क्या बताता है? स्पीसीज, ठीक है। और रोमन न्यूमेरिकल क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलूं? लिखो। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, लिखा हुआ है सेलेक्टेबल मार्कर ऑब्लिक रिपोर्टर जीन। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर ऑब्लिक रिपोर्टर जीन, डैश करके लिखना आगे। किस लिए? फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक है। अब इसको थोड़ा अभी लिखना नहीं है, जब जब मैं कहूंगा लिखने के लिए तब आप लिखना। इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। देखो, मेरे पास में ये हमारा वेक्टर हो गया, इस वेक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ है डिजायर डीएनए, ये हमारा डिजायर डीएनए हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया।
ठीक है। अब मान लो मेरे इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे खूब सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, खूब सारे, एक नहीं है। देखो हम डायग्राम एक का बनाते हैं हमेशा, लेकिन कभी भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना ही नहीं सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं। जो हमने पहला डायग्राम बनाया है उसमें मैंने एक वेक्टर, एक डिजायर्ड डीएनए दिखाया है, एक वेक्टर दिखाया है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिखाया है। वो हम पेपर पे एक बना रहे हैं। वो डिजायर्ड डीएनए भी बहुत सारे होंगे, वेक्टर की भी बहुत सारी कॉपी होगी, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बहुत सारा बनेगा। ठीक है, हम दिखाते एक है बट वो होते बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको मुझे एक होस्ट सेल में भेजना है, तो इसमें खूब सारी ई कोलाई यानी बैक्टीरियल सेल है, होस्ट सेल है, जो भी होस्ट सेल हो, इसमें खूब सारी होस्ट सेल है, इसमें खूब सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक ही में मिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे ये एक होस्ट सेल है, ठीक है, और एक होस्ट सेल ये है मान लो। ठीक है, ये सभी होस्ट सेल हैं। अब जब मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यहां पे खूब सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हैं और खूब सारे होस्ट सेल भी हैं, अब मुझे क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में लेके जाना है, और जब इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे बेटा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी होस्ट सेल में, ठीक है, ये डीएनए चला ही जाए। बात समझे? अब मान लेते हैं कि ये जो होस्ट सेल था इसमें ये डीएनए चला गया, ठीक है, और इस होस्ट सेल में ये डीएनए नहीं गया, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कहेंगे। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक है, और ये हो जाएगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल हो गई। हमको चाहिए कौन सा बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो हमने कहा कि हमारे वेक्टर में कोई ऐसा जीन होना चाहिए, कोई ऐसा डीएनए होना चाहिए जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म से सेलेक्ट कर सके, और ऐसे किसी भी डीएनए को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर, या रिपोर्टर जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, जो रिपोर्ट करे कि भैया हम यहां हैं, हम इस होस्ट सेल के अंदर बैठे हुए हैं, हमको सेलेक्ट करो। तो हमारे वेक्टर में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म में से ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर पाए, और हम जिसकी मदद से सेलेक्ट करेंगे उसी को सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे या फिर रिपोर्टर जीन कहेंगे। अब सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में किसका यूज करते हैं, एक बार इसकी बात करते हैं, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनना। तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन पहला हो गया। हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को यूज करते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम एग्जांपल बताएं, इसके अंदर भी, ठीक है, तो जैसे एक जीन है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन को लिखते हैं ऐसे, ए एम पी कैपिटल आर। कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे ए एम पी कैपिटल आर, यानी एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, इसका मतलब यह है कि ये जीन अगर किसी बैक्टीरिया में है तो वो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस है, वो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से मरेगी नहीं, ये जीन उसको बचा लेगा। बात समझ गए? ठीक ऐसे ही एक और जीन है टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ठीक है बेटा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टीईटी कैपिटल आर। अगर किसी बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन होगा तो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगी, उससे बच जाएगी। ठीक है, अगला कैनामाइसिन, कैनामाइसिन रेसिस्टेंस जीन। ठीक है, अगला क्लोरेम फेनिकॉल रेसिस्टेंस जीन। ये सभी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। तो हम इन जीन्स का यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे अभी लिखना नहीं है, ध्यान सुनना, कैसे यूज करेंगे ध्यान सुनना। जैसे मान लो मेरे इस प्लाज्मिड में, ठीक है,
ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन था, इस वेक्टर में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन था। ठीक है बेटा, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। अब क्या हुआ, ये वेक्टर इसमें गया, इसमें नहीं गया, तो इसके पास में एम्पिसिलिन की रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई, और इसके पास में, अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं सेलेक्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा एम्पिसिलिन। तो हमने एम्पिसिलिन डाल दिया। अब एम्पिसिलिन में ये तो सरवाइव कर जाएगा, बस इस एम्पिसिलिन से इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मर गया, ये बच गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमको ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सिलेक्ट करने में किसने हेल्प किया, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन ने। तो ये जीन क्या हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर या रिपोर्टर जीन। बात समझ गए बेटा। अब ये पूरा प्रोसीजर डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा। यहां पे मैंने बस आपको बस इतना बताया कि सेलेक्टेबल मार्कर कहते किसे। तो वो कोई भी जीन जो कि हमको ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सेलेक्ट करने में हेल्प करे, क्या कहलाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर या फिर रिपोर्टर जीन। और फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ये सारे जीन आ गए। दूसरा दूसरा एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम बनाते हैं, उनका भी यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, लैक्जेट जीन, याद है क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हम लैक्जेट जीन का भी यूज करते हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। अब उसका यूज करके कैसे सेलेक्ट करेंगे आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी इतना बस इतनी बात समझ आई ना कि सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है, वो कोई भी डीएनए जो हमारे वेक्टर में हो और उसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सेलेक्ट कर ले, क्या कहलाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन और एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन। इतना बस याद रखना है अभी। अब इसका यूज कैसे करते हैं डिटेल में, पूरा सिलेक्शन कैसे करते हैं, पूरा सिलेक्शन मेथड आगे पढ़ना है। ठीक है, तो वहां डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लिख लो इतना, अब पूरा ऐसे ही लिख लेना जैसे लिखा है। और अभी वेक्टर वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से मत पढ़ना, क्योंकि वेक्टर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उसमें सिलेक्शन उसी में दे दिया गया है वेक्टर वाले पार्ट में, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने पढ़ाया नहीं अभी। तो आप वेक्टर वाला पार्ट नोट से ही या फिर मॉड्यूल से भी देख, हल्का देख सकते हो, बट नोट से देखोगे आपका काम चल जाएगा एग्जाम के लिए। जब मैं डबल रेप्लिका प्लेटिंग आएगा हेडिंग, याद रखो, जिस दिन वो पढ़ा दूंगा उस दिन आप वेक्टर पूरा मॉड्यूल से पढ़ जाना, से पढ़ सकते हो। जब तक मैं डबल रेप्लिका प्लेटिंग नहीं पढ़ाता हूं तब तक नहीं पढ़ना है। हम्म। तो मोनेरा क्या है, हाँ वहां पे बैक्टीरिया में ये सारे जीन बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं बेटा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन कहां से निकाला गया था, प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड कहां होता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और एंटीबायोटिक भी कौन सिक्रीट करता है, प्रोकैरियोट्स, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। उनका फायदा उठा के, उनकी कैपेबिलिटी का यूज करके हम अपने लिए उसका यूज करते हैं। हम्म। हाँ, हिंट सेकंड और इको R1। इको R1 ही ब्लंट कहाँ करता है, इको R5 था वो। ब्लंट एंड में इको R5 होगा बेटा, इको R1 किसने अगर लिखा है तो सही कर लेगा। इको R1 देखो, स्टिकी एंड क्रिएट कर रहा है, स्टिकी का मेन एग्जांपल वही है, इको R5 था वो। ठीक है, 5 है, 5 है।
इको आर 5 है, फोर्थ नहीं लिखवाया था, ऐसे लिखा था ना, इको आर। ठीक है, ये ब्लंट एंड क्रिएट करता है। और अगर मैं यही ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा, स्टिकी एंड। और इसको तो हमको एकदम, इससे तो दोस्ती कर लेनी है, तो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इको आर वन का तो की तो हर प्रॉपर्टी हमको आनी चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, आज वेक्टर खत्म करते हैं, ताकि टेस्ट तक का सिलेबस आपका हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप रिवाइज करके टेस्ट दो। हाँ मतलब माइनर आ रहा है ना संडे को। तो आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता बचेगा आपको रिवाइज करने के लिए। मतलब हफ्ते में जितना दिन बच रहा है, 4 दिन तो हुआ ना। और मुझे नहीं लगता बायोटेक में बहुत ज्यादा रिवाइज करने की अब जरूरत भी पड़ेगी आपको, तो सब याद ही हो गया है लगभग। और देखें जब चैप्टर खत्म होगा तब तक भी सब याद हो गया होगा। बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन खूब आता है। 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, अभी जो अभी पेपर हुआ था संडे को, फिर से रीनीट वाला। टोटल 23 क्वेश्चन आए थे, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल और ये मिला के, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल और बायोटेक मिला के 23 क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा कि क्लास में वो सब आए थे। अब देखना है वो पेपर उठा के देखना, बायोटेक के भी। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कहा था क्वेश्चन आएगा, आया था। हाँ, कैसा था, ठीक था वो भी, बहुत ही, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। वैसा ही था, लगभग लगभग वैसा ही था। थोड़े से कुछ क्वेश्चन ठीक थे। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सब ठीक रहता है, जिसने पढ़ा है उसके लिए सब वैसा ही है। कहाँ से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा ना, एनसीईआरटी से पूछेगा ना, और कहाँ से पूछेगा। एक दो क्वेश्चन बाहर से आते तो सबके लिए बाहर से होते हैं वो। चलो हो गया। लिखोगे अगला, तो लिखो जल्दी, नहीं लिखा है तो। फोर्थ पॉइंट हो गया। चलो लिखोगे, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन इसेंशियल डीएनए, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन इसेंशियल डीएनए, नॉन इसेंशियल डीएनए। ठीक है, सुनना बेटा, हमने कहा हमारा वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉन इसेंशियल डीएनए कम हो। हमारे लिए नॉन इसेंशियल, यानी हमारे वेक्टर में कोई ऐसा डीएनए ना हो जिसका यूज हमको नहीं है। वो पार्ट जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ही नॉन इसेंशियल डीएनए कम होगा, वेक्टर की साइज उतनी ही छोटी। और वेक्टर जितना स्मॉल होगा बेटा, सेल के अंदर जाना उतना ही आसान, ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की है जो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो पहली क्या होगी, ओराई होना चाहिए, यानी एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सीक्वेंस होने चाहिए, बट किसी एक का एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को पहचान सकें। और चौथा, नॉन इसेंशियल डीएनए कम होना चाहिए ताकि वेक्टर का साइज क्या हो, छोटा हो, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब हमको एग्जांपल डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जांपल, पहला क्या है, प्लाज्मिड। तो पहले हम प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर की। और फर्स्ट एग्जांपल होगा प्लाज्मिड।
हाँ लिखो। ध्यान दो बेटा, प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, ठीक है। पहले समझते हैं प्लाज्मिड है क्या, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक मेन क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है उसका। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, ठीक है। ये इसका मेन डीएनए होता है, इसके पास में ओराई होता है जिससे ये डीएनए रेप्लिकेट करता है। और ये डीएनए हर बैक्टीरिया में होता है, हर बैक्टीरिया में। इस डीएनए के बिना कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकती है। बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो भी इसेंशियल जीन चाहिए वो सभी जीन इसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सुनना, कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और ये सब में नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सब में हो। ये सब में होगा, लेकिन ये सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्योंकि ये जो डीएनए है ये मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्लाज्मिड क्या है? तो हमने कहा प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी मेन डीएनए से एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी इसके पास में खुद का ओराई है। इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए इस ओराई पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोनोमस हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, ठीक है। स्मॉल साइज का होता है, इससे साइज में छोटा होगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा पाया जाता है, ठीक है। और ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है। अब सुनना, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जब आता है तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लेके आता है। इसके वजह से बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स आ जाएंगे। जैसे हो सकता है कि इस प्लाज्मिड के ऊपर कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो, जिसके वजह से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाए, बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से ना मरे, उस प्लाज्मिड को आर प्लाज्मिड कहेंगे। हो सकता है कि ये प्लाज्मिड एक जीन होता है कोलिसिन, कोलिसिन जीन रखें। कोलिसिन क्या करता है? एक केमिकल है जो बाकी बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया के अगल बगल ग्रो होने नहीं देगा, उसको कोल प्लाज्मिड कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जीन रख के इस बैक्टीरिया को एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट मींस अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना हो तो वो सरवाइव करेगी, लेकिन प्लाज्मिड होगा तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, एक बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड का नंबर 1 से 2 हो सकता है। जनरली 1 से 2, 1 या 2 प्लाज्मिड पाए जाते हैं अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि इनका नंबर 15 to 100 भी होता है। 15 से 100 प्लाज्मिड भी एक ही बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब उसका ओराई बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन करा रहा होगा, तभी तो नंबर इतना ज्यादा, यानी ओराई बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमने कहा इसी प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज किया जाता है।
तो याद करो, कुहेन और बायर ने ऐसे ही साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का एक प्लाज्मिड निकाला था, नेटिव प्लाज्मिड, और उसको एज ए वेक्टर यूज किया था। तो हम इसको एज ए वेक्टर यूज करते थे पहले, अब नहीं। अब सुनना, हम आजकल, ठीक है, सेल से प्लाज्मिड को निकाल के डायरेक्टली एज ए वेक्टर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड यूज करते हैं, ठीक है। हम नेचुरल प्लाज्मिड डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो अब कौन कौन से आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो आजकल यूज किए जा रहे हैं, और क्यों हम आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूज नहीं कर रहे हैं, इसको समझना। क्या हम किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालें तो जरूरी है कि उस प्लाज्मिड में ये सारी प्रॉपर्टी हो, कि उसमें ओराई अच्छा हो, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक से अधिक सीक्वेंस ना हो, ठीक है, सबका अलग अलग सीक्वेंस हो, सिलेक्टेबल मार्कर हो, साइज छोटा हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। इसलिए हम आजकल खुद से प्लाज्मिड बना लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं। हमको जैसा, जो जो हमारे प्लाज्मिड में जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जो प्रॉपर्टी चाहिए, वो सभी प्रॉपर्टी हम खुद से डाल देते हैं, और इस तरीके से बनता है एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। जैसे मान लो हमने एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, उसका ओराई बहुत अच्छा था, तो हमने वहां से ओराई कट कर लिया। एक बैक्टीरिया दूसरी है, उससे प्लाज्मिड निकाला, उसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन था, वहां से उसको कट कर लिया। एक तीसरे प्लाज्मिड से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन कट कर लिया। एक चौथे प्लाज्मिड से कोई, ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का साइट कट कर लिया, और उन सबको जोड़ के प्लाज्मिड बना दिया, और वो क्या बन गया? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया जाता है नेचुरल प्लाज्मिड से ही। नेचुरल प्लाज्मिड से अलग अलग पार्ट लेके और उनको कंपाइल करके, ठीक है, कस्टमाइज करके बनाया जाता है, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो हमको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है। इसलिए बेटर कौन है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। तो आजकल हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड ही यूज करते हैं, जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से सुनना। तो उसका एक एग्जाम्पल है PBr322, ठीक है, हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अक्सर नीट में क्वेश्चन आता है इसके डायग्राम से, ठीक है। PBr32 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। PBr327 ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। PUC7 ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। PUC8 ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है। हमको मेनली PBr322 ही पढ़ना है, ठीक है। अब सुनना, यहां पे अब हम इस प्लाज्मिड का नाम कैसे रख रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो ध्यान सुनना, जितने भी प्लाज्मिड है सब में पी है, तो पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। पी का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मिड, ठीक है। अब सुनना, इस पी के ऊपर बी और आर लिखा है, इस पे यू और सी लिखा है। तो ये जो बी और आर है या फिर यू और सी है, ये है नेम ऑफ डेवलपर। नेम ऑफ डेवलपर, उसको किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, उसका नाम बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर बी और आर है, तो बी और आर का मतलब है बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज, ठीक है। यानी इस PBr322 को, PBr327 को बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने बनाया है, ठीक है। दूसरा, अगर यू और सी है, तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने पीयूसी वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब सुनना बेटा, इस पे नंबर जो दिए गए हैं वो क्या है? जैसे पीबीआर तो समझ में आ गया, लेकिन पीबीआर तो दो टाइप के हैं, 322 327। तो ये जो नंबर है, जैसे 322 और 327, अगर एक ही डेवलपर ने एक बना दिया, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, हम नंबर दे देते हैं। तो ये होता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट प्लाज्मिड डेवलप्ड बाय सेम डेवलपर, ठीक है। सेम डेवलपर के द्वारा बनाए गए प्लाज्मिड को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने दो प्लाज्मिड बनाया, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दो नंबर दे दिया, एक को 322 कह दिया, एक को 327 कह दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इतने प्लाज्मिड बनाए हैं, बस ऐसा रैंडमली कोई भी नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये नंबर दे दिया गया। अब इसमें से हमको पढ़ना है बेटा, ठीक है, PBr322 का पूरा स्ट्रक्चर
और वो याद रखना है हमको, ठीक है। तो इसको समझते हैं, PBr322 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो बेटा, ये है PBr322, ठीक है। और इसको कैसे बनाया गया समझते हैं। बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने एक बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड निकाला जिसका ओराई बहुत अच्छा था, उसका ओराई कट कर लिया। एक दूसरी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन था, वो कट कर लिया। एक तीसरी बैक्टीरिया से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन कट कर लिया। एक चौथी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से आरओपी सीक्वेंस ले लिया, अभी आरओपी सीक्वेंस से क्या है बताएंगे। और एक से कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के और सीक्वेंस ले लिए, और इन सबको जोड़ के एक प्लाज्मिड बनाया जिस प्लाज्मिड कहते हैं PBr322। अब PBr322 में, ठीक है, देखो तो दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं। एक सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। एक पॉइंट सुनना बेटा, ठीक है। ये जो रोप सीक्वेंस है, इस रोप सीक्वेंस में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस है PVU सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं PBU सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालूंगा तो वो यहां कट करेगा, ठीक है। इसके अलावा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन में भी दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सीक्वेंस पाए जाते हैं। एक होता है PST1 और फिर दूसरा होता है, देखो ये PVU सेकेंड है, यहां पे फर्स्ट होगा PVU फर्स्ट, ठीक है, बात समझ गए। तो अगर आप PST1 डालोगे यहां कट होगा, PVU1 डालोगे यहां कट होगा। तो ये दो सीक्वेंसेस में क्वेश्चन पूछा था नीट में, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन के बीच में कौन कौन से दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सीक्वेंस होंगे, PST1 और PVU1। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने पे एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस जीन कट होगा, PVST1 और PVU1 से, ठीक है। इसकी बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। इसमें भी दो सीक्वेंस पाए जाते हैं, एक होता है SLA1 SAL1 और एक होता है BAMH1। क्या होता है, BAMH1। तो ये जो दोनों हैं चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सबका लोकेशन आपको याद होना चाहिए कौन कहां पाया जा रहा है। इसके अलावा तीन और सीक्वेंस यहां पाए जाते हैं, जैसे ये होता है ECO-R1, ECO-R1, ठीक है। बीच वाला है CLA1 CLA1, और ये है हिंड थर्ड। ये क्या है, हिंड थर्ड, ये हिंड थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी सारी देखते हैं, और आई है, ठीक है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस है, किसी एक का एक से अधिक सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। नॉन इसेंशियल डीएनए कम है, साइज छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब एक पॉइंट सुनना बेटा, अगर मैं, ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन सॉरी इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में डाल दूं तो उस बैक्टीरिया के पास में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन भी जाएगा,
और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी जाएगा। तो क्या वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से मरेगी? क्या वो, ठीक है, एम्पिसिलिन से मरेगी? दोनों से बच जाएगी। अब सुनना, अगर मैं क्या करूं, इस प्लाज्मिड को बैमेच1 से कट करूं, तो बैमेच1 यहां से कट करेगा, ऐसे कट होगा बेटा, देखना। जब कट होगा तो टेट्रासाइक्लिन का जीन दो पार्ट में टूट जाएगा, और फिर उसके बीच में हम अपना डिजायर डीएनए लगाते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हम अगर क्या करें, यहां से कट करके इसके बीच में अपना डीएनए लगा दें, तो इसका जीन दो पार्ट में टूट गया, तो इनएक्टिव होगा कि नहीं हो गया ये जीन? तो क्या अब टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी बचेगी? तो अगर किसी जीन को कट करके उसके बीच में अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया जाए, उससे वो जीन इनएक्टिव हो जाए, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो अगर मैं अपना डिजायर्ड डीएनए बैमेच1 से जोड़ूंगा कट करके, तो कौन सा जीन इनएक्टिव होगा? टेट्रासाइक्लिन। और अगर मैं अपने डिजायर्ड डीएनए को पीएसटी1 से कट करूं, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ गए? अब सुनना, एग्जाम में, ठीक है, आपको यह डायग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन मिटा दिया जाए, और ए और बी लिख के पूछा जाए ए और बी क्या है। हो सकता है, ठीक है, कि ये जो लाइन है, ये लाइन से ये हटा दिया जाए, यहां पे ए और बी लिख दिया जाए, पूछा जाए कौन से रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये आपको सारे सीक्वेंस याद होने चाहिए। अब सुनना, एक है यहां पे रोप। रोप का काम क्या है? रोप का फुल फॉर्म है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो रोप एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मिड सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा, तो उसके रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहां पे कि सिंथेसाइज ए प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, बना लो। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा रूप, और ये डायग्राम आपको अगली क्लास में याद होना चाहिए, ठीक है। मैं पूछूंगा कि कौन किस में किसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर है। तो यहां पे दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, और दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। थैंक यू।